मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। हमारा आज का टॉपिक है राजनीतिक दल। तो जहाँ तक राजनीतिक दलों का सवाल है, हमें ये जानना होगा कि राजनीतिक दलों का महत्व, परिभाषा, उनके आवश्यक तत्व और उनके कार्यों को समझना होगा। तो आइए जानते हैं राजनीतिक दल जो है वो किस प्रकार से काम करते हैं। तो राजनीति विज्ञान के मूल आधार के इस पेपर में राजनीतिक दलों की परिभाषा को जाने अगर हम तो ये जानना होगा कि कुछ विचारक हैं जिन्होंने राजनीतिक दलों की परिभाषा दी है। दरअसल राजनीतिक दल से हमारा अभिप्राय ऐसे संगठन या निकायों से है जो किसी निश्चित उद्देश्यों को लेकर और काम करते हैं। ये व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो किसी समस्या और उसके समाधान के संबंध में मौन है और एक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपने काम करते हैं, एक विचारधारा विशेष को रखते हैं और उन्हें राजनीतिक दल कहा जाता है। अर्थात विचारों की इस भिन्नता के साथ साथ अनेक व्यक्तियों के आधारभूत बातों के संबंध में विचारों की साम्यता भी पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि विचारों की समानता रखने वाले ये व्यक्ति अपनी सामान्य विचारधारा के आधार पर शासन शक्ति प्राप्त करने और अपनी नीति को कार्य रूप में परिणत करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं और इस उद्देश्य को दृष्टि में रखकर उनके द्वारा जिन संगठनों का निर्माण किया जाता है उन्हें राजनीतिक दल कहा जाता है। राजनीतिक दल की परिभाषा देखें तो एडमंड बर्ग के अनुसार राजनीतिक दल ऐसे लोगों का एक समूह होता है जो किसी ऐसे सिद्धांत के आधार पर जिस पर वे एक मत हों अपने सामूहिक प्रयत्नों द्वारा जनता के हित में काम करने के लिए एकता से बंधे होते हैं। न्यूमैन ये कहते हैं कि राजनीतिक दल एक स्वतंत्र समाज में नागरिकों के उस व्यवस्थित समुदाय को कहते हैं जो शासन तंत्र को नियंत्रित करना चाहता है और उनके लिए जन सहमति में भाग लेकर अपने कुछ सदस्यों को सरकारी पदों पर भेजने का प्रयास करता है। मैकाइवर के शब्दों में राजनीतिक दल एक ऐसा समुदाय है जो किसी ऐसे सिद्धांत अथवा ऐसी नीति के समर्थन के लिए संगठित हुआ हो जिसे वह वैधानिक साधनों से सरकार का आधार बनाना चाहता है। एडमंड बर्ग भी ये कहते हैं कि राजनीतिक दल ऐसे लोगों का एक समूह होता है जो किसी ऐसे सिद्धांत के आधार पर जिस पर वे एकमत हों अपने सामूहिक प्रयत्नों द्वारा जनता के हित में काम करने के लिए एकता में बंधे रहते हैं। लीकॉक जैसे विद्वान ने भी राजनीतिक दल की परिभाषा दी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीतिक दलों के सदस्य ये नागरिकों का ऐसा समुदाय है जो कि राजनीतिक इकाइयों पर इकाई के रूप में कार्य करते हैं। सार्वजनिक प्रश्नों पर उनके विचार एक जैसे होते हैं और सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए मतदान की शक्ति का प्रयोग करके ये शासन शक्ति को हथियाना चाहते हैं। जहाँ तक राजनीतिक दलों के कार्यों का सवाल है तो राजनीतिक दल सार्वजनिक नीतियों का निर्धारण करते हैं, शासन का संचालन करते हैं, शासन की आलोचना करते हैं अगर वो विपक्ष में हो तो, चुनावों का संचालन करते हैं, लोकमत का निर्माण करते हैं, शासन तथा जनता के बीच मध्यस्थ का कार्य करते हैं, राजनीतिक प्रशिक्षण देते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य करते हैं और दलीय कार्य करते हैं। तो राजनीतिक दलों का अगर हम प्रजातंत्र में कार्यों को देखें तो उससे पहले हमें ये जानना होगा कि राजनीतिक दल जो है उसकी उत्पत्ति के आधार क्या है। तो राजनीतिक दल की उत्पत्ति जो है वो उसके जो आधार है उसमें कहीं ना कहीं मानव स्वभाव है, इसे हमें जानना होगा। तो मानव स्वभाव का सिद्धांत ये कहता है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर राजनीतिक दलों को मानव स्वभाव में निहित मूल प्रवृत्तियों के आधार पर आधारित कहा जाता है। कुछ लोग स्वभाव से ही रूढ़िवादी होते हैं और किसी प्रकार का परिवर्तन पसंद नहीं करते, कुछ लोग धीरे धीरे परिवर्तन चाहते हैं और कुछ लोग आमूलचूल परिवर्तन चाहते हैं। तो ये दलों की उत्पत्ति का आधार है क्योंकि मानव स्वभाव का सिद्धांत है, इसी आधार पर राजनीतिक दलों का जन्म होता है। दूसरा आधार जो है जन्म का वो आर्थिक हित और विचार है। राजनीतिक दल आर्थिक विचार भेद के भी परिणाम होते हैं। वर्तमान समय के तो सभी राजनीतिक दल आर्थिक विचारों पर आधारित है। राजनीतिक दल क्षणिक आवेगों या अस्थायी आवश्यकताओं के आधार पर नहीं चल सकते, उन्हें स्थायी सामुदायिक हितों विशेषतः आर्थिक हितों पर आधारित होना चाहिए।
जहाँ तक वातावरण संबंधी प्रभाव का सवाल है तो सामान्यतः यह कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक संस्कारों के समान ही राजनीतिक संस्कार भी अपने साथ लेकर उत्पन्न होता है। अपने इन राजनीतिक संस्कारों के आधार पर वह किसी विशेष राजनीतिक दल से संबद्ध होता है। अनेक बार एक व्यक्ति के पारिवारिक सदस्य और उनके मित्र भी उनके लिए राजनीतिक दल का मार्ग खोजते हैं, लेकिन राजनीतिक चेतना के विकास के साथ साथ वातावरण संबंधी प्रभाव भी कम होता जा रहा है। धार्मिक और सांप्रदायिक भावनाओं के कारण भी राजनीतिक दलों का जन्म होता है। पाश्चात्य देशों के नागरिकों में धार्मिक और सांप्रदायिक भावनाएं बहुत अधिक बलवती न होने के कारण धार्मिक और सांप्रदायिक भावनाओं पर आधारित राजनीतिक दल नहीं बनाए जाते, लेकिन भारत और पूर्व के कुछ देशों में इस प्रकार के सांप्रदायिक दल भी विद्यमान हैं। वस्तुतः ये दल संपूर्ण राज्य के हितों से संबंधित नहीं होते, इस कारण इन्हें विशुद्ध राजनीतिक दल नहीं कहा जा सकता। सर हेनरी मैन जैसे कुछ लेखकों का विचार है कि राजनीतिक दल मानव की संघर्षी प्रवृत्ति पर आधारित होते हैं, लेकिन इस कथन को स्वीकार नहीं किया जा सकता। वस्तुतः राजनीतिक दल संघर्ष नहीं वरन सहयोग की प्रवृत्ति पर आधारित होते हैं। तो इस प्रकार मानव स्वभाव तथा मूलभूत राजनीतिक और आर्थिक विचारों पर आधारित राजनीतिक दलों को ही स्वस्थ राजनीतिक दल कहा जा सकता है और प्रजातंत्र के लिए इस प्रकार के राजनीतिक दल उपयोगी हो सकते हैं। प्रजातंत्र में अगर राजनीतिक दलों के कार्य या भूमिका को देखें तो राजनीतिक दलों का मुख्य कार्य है लोकमत का निर्माण करना। वर्तमान समय में राज्य संबंधी विषय बहुत अधिक जटिल और व्यापक होते हैं और साधारणतः व्यक्ति के लिए इस प्रकार के विचार विषय का चुनाव और उसे समझ सकना संभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में राजनीतिक दल सार्वजनिक समस्याओं को जनता के सम्मुख इस रूप में प्रस्तुत करते हैं कि साधारण जनता उन्हें समझा सके। जब विविध राजनीतिक दल समस्याओं के संबंध में अपने दृष्टिकोणों का प्रतिपादन करते हैं तो साधारण जनता इन समस्याओं को भली प्रकार समझकर निर्णय कर सकती है और लोकमत का निर्माण होता है। ब्राइस ये कहते हैं कि लोकमत को प्रशिक्षित करने, उसका निर्माण करने, उसकी अभिव्यक्ति में राजनीतिक दलों के द्वारा अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। एक अन्य स्थान पर भी ब्राइस ने लिखा है कि जिस प्रकार ज्वार भाटा महासागर के जल को ताज़ा और तरंगित रखता है, उसी प्रकार राजनीतिक दल राष्ट्र के दिमाग को ताज़ा और तरंगित रखते हैं। राजनीतिक दल चुनाव का भी संचालन करते हैं। जब मताधिकार बहुत अधिक सीमित था और निर्वाचकों की संख्या कम थी, तब स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़े जा सकते थे, लेकिन अब वयस्क मताधिकार के प्रचलन के कारण स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना लगभग असंभव हो गया है। ऐसी स्थिति में राजनीतिक दल अपने दल की ओर से उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं और उनके पक्ष में प्रचार करते हैं। चुनाव के समय होने वाला भारी खर्च भी इन राजनीतिक दलों द्वारा ही किया जाता है। यदि राजनीतिक दल न हो तो आज के विशालकाय लोकतंत्रात्मक राज्यों में निर्वाचनों का संचालन लगभग असंभव हो जाएगा। सरकार का निर्माण करते हैं राजनीतिक दल। निर्वाचन के बाद राजनीतिक दलों के द्वारा ही सरकार का निर्माण किया जाता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति अपने विचारों से सहमत व्यक्तियों की मंत्रिपरिषद का निर्माण कर उसका संचालन करते हैं और संस्थात्मक शासन में जिस राजनीतिक दल को व्यवस्थापिका में बहुमत प्राप्त हो उसके प्रधान द्वारा मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हुए शासन का संचालन किया जाता है। शासन सत्ता को राजनीतिक दल मर्यादित रखते हैं। शासन व्यवस्था में बहुसंख्यक राजनीतिक दलों के साथ ही साथ अल्पसंख्यक राजनीतिक दल या विरोधी दल भी बहुत अधिक महत्व रखते हैं। यदि बहुसंख्यक राजनीतिक दल शासन सत्ता के संचालन का काम करता है तो अल्पसंख्यक दल विरोधी दल के रूप में कार्य करते हुए शासन शक्ति को सीमित रखने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। संगठित विरोधी दल के अभाव में शासक दल अधिनायकवादी रुख भी अपना सकता है। तो इस प्रकार जनता और शासन के बीच भी राजनीतिक दलों का संबंध बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि राजनीतिक दल जो हैं वो राजनीतिक चेतना का प्रसार करते हैं। प्रजातंत्र का आधारभूत सिद्धांत जनता और शासन के बीच संपर्क बनाए रखना है और इस प्रकार का संपर्क स्थापित करने का सबसे बड़ा साधन राजनीतिक दल ही है। प्रजातंत्र में जिस दल के हाथ में शासन शक्ति होती है उसके सदस्य जनता के मध्य सरकारी नीति का प्रचार करते हैं और जनमत को अपने पक्ष में रखने का प्रयास करते हैं। विरोधी दल शासन के दोषों की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करते हैं। इसके अतिरिक्त ये सभी दल जनता की कठिनाइयों एवं शिकायतों को शासन के विविध अधिकारियों तक पहुंचाकर उन्हें दूर रखने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दलों द्वारा शासन व्यवस्था से संबंधित सभी प्रकार के काम किए जा सकते हैं। मेरियम ने अपनी किताब अमेरिकन पार्टी सिस्टम में लिखते हैं कि राजनीतिक दलों का कार्य अधिकारी वर्ग का चुनाव करना, लोक नीति का निर्धारण करना, सरकार को चलाना और उसकी आलोचना करना, राजनीतिक शिक्षण और व्यक्ति एवं सरकार के बीच मध्यस्थता का कार्य करना है।
तो वस्तुतः राजनीतिक दल प्रजातांत्रिक शासन की एक धुरी के रूप में काम करते हैं और प्रजातंत्र शासन के संचालन के लिए राजनीतिक दलों का अस्तित्व नितांत अनिवार्य है। प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों के महत्व को स्पष्ट करते हुए हूअर ने लिखा है कि प्रजातंत्रीय यंत्र के संचालन में राजनीतिक दल तेल की तरह काम करते हैं, तो वो तेल की तरह तुल्य है। तो इस प्रकार हमने देखा कि राजनीतिक दलों की परिभाषा क्या थी, उनके निर्माण के आधार क्या थे, कैसे कैसे उसका निर्माण होता है। साथ ही हमने ये भी देखा कि राजनीतिक दलों के मुख्य काम क्या क्या होते हैं। हमने देखा कि प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों के मुख्य काम क्या हैं और किस प्रकार राजनीतिक दल जो है राजनीतिक प्रशिक्षण, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य, दलीय कार्य, सार्वजनिक नीतियों का निर्धारण, शासन का संचालन, अगर विपक्ष में है तो शासन की आलोचना, चुनावों का संचालन, लोकमत का निर्माण, शासन तथा जनता के बीच मध्यस्थ का काम करते हैं। और प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों के क्या काम है यह हमने भी देखा। तो इस प्रकार राजनीतिक दल जो है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है और राजनीतिक दलों की भूमिका जो है बहुत महत्वपूर्ण है। लॉर्ड ब्राइस ने भी लिखा है कि दल राष्ट्र के मस्तिष्क को उसी प्रकार क्रियाशील रखते हैं जैसे लहरों की हलचल से समुद्र की खाड़ी का जल स्वच्छ रहता है। तो राजनीतिक दल जो है वो अधिनायकवाद के मार्ग की सबसे बड़ी रुकावट है। उसका सबसे बड़ा गुण ये है कि वो जनता को अपने विवेक के प्रयोग का अवसर देते हैं कि जनता अपने विवेक का प्रयोग कर सके। तो इस प्रकार जो है हमने ये इस टॉपिक में देखा कि राजनीतिक दलों का क्या क्या कार्य है। तो आप इस टॉपिक को प्रिपेयर कीजिए और कोई दिक्कत आएगी तो हम मिलेंगे तो उस पर फिर से चर्चा करेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। शुभकामनाएं।